प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, इसकी भी जो वेटेज है बोर्ड में वो 8 मार्क्स ही है, ठीक है। ये इससे कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस है, पहले इसकी कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस बनाई फिर पलट कर लिख दिया, ठीक है। ये वाला एंड यहाँ चला गया, ये वाला एंड यहाँ चला गया। यही हमसे आंसर पूछा था कि जैसे ये डीएनए है तो रेप्लिकेशन के टाइम पर ये ओपन होगा और दोनों में नया स्ट्रैंड आ जाएगा। तो नए डीएनए मॉलिक्यूल में एक स्ट्रैंड नया आएगा और एक पुराना आएगा। हम हर जगह डीएनए डिपेंडेंट यहाँ पे क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि डीएनए को रीड करके बन रहा है, ठीक है। यहाँ पे डीएनए को रीड करके डीएनए बन रहा है और बाकी सब में डीएनए को रीड करके आरएनए बन रहा है। हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सब बढ़िया हो, अच्छे से आपकी पढ़ाई चल रही है। तो आज मैं आई हूँ चैप्टर आपका मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस का एनसीईआरटी सॉल्यूशन लेके, राइट। तो बहुत बच्चों को इस चैप्टर में ये चैप्टर थोड़ा सा मुश्किल लगता है, तो एनसीईआरटी की जो एक्सरसाइज है आप ज़्यादातर सॉल्व नहीं करते हो या आप भूल जाते हो करना, तो डोंट वरी, आज हम स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर का एनसीईआरटी सॉल्यूशन। तो विदाउट एनी डिले अपना डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। सो बेसिकली लाइक प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, इसकी भी जो वेटेज है बोर्ड में वो 8 मार्क्स ही है, ठीक है। 8 मार्क्स आपके प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, 8 मार्क्स मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, लगभग 7 मार्क्स आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। तो पहला क्वेश्चन जो इन्होंने पूछा है, इन्होंने बोला है कि इसमें से नाइट्रोजन बेस कौन सा है और न्यूक्लियोसाइड क्या है। तो नाइट्रोजन बेस तो बेटा एडेनिन हो गया, थाइमीन हो गया, यूरेसिल हो गया और साइटोसिन हो गया, ठीक है। ये सब आपके क्या हो गए, नाइट्रोजन बेसिस हो गए। लेकिन न्यूक्लियोसाइड क्या होता है बेटा, जब आपकी राइबोस शुगर यहां पे नाइट्रोजन बेस जुड़ जाए, ठीक है, तो यानी राइबोस शुगर प्लस नाइट्रोजनस बेस, इसी को हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोसाइड। तो कौन कौन से न्यूक्लियोसाइड है यहाँ पे, साइटिडिन और ग्वानोसाइन। साइटिडिन में शुगर प्लस साइटोसिन है और ग्वानोसाइन में शुगर प्लस ग्वानीन है, ओके। तो बहुत आसान सा ये क्वेश्चन था, बेसिकली आपके जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स होते हैं उसी को लेके ये क्वेश्चन दिया है। आई होप सबको क्लियर है। यहाँ पे मैं दे रही हूँ आपको 5 सेकेंड्स, यू आर गेटिंग 5 सेकेंड्स। बहुत आसान और बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है इस चैप्टर में, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है और आपके जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो थोड़े क्लियर होने चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन्होंने बोला है डीएनए में 20% साइटोसिन है, ठीक है। तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, नहीं तो मैं एक और तरीका बताती हूँ। अगर 20% साइटोसिन है तो उसके इक्विवेलेंट आपका 20% ग्वानीन हो गया। दोनों इक्वल होते हैं, अगर साइटोसिन 20% है तो ग्वानीन भी 20% होगा, राइट। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको पता है साइटोसिन, ग्वानीन, एडेनिन और थाइमीन चारों को मिलाकर 100% होना चाहिए। आपको पता है साइटोसिन प्लस ग्वानीन 20% है, A प्लस T इज इक्वल टू 100%। A प्लस T कितना आ गया आपका, 60%, 60% आ गया, राइट। नाउ यू नो दैट A इज इक्वल टू T, ठीक है। तो यानी A इज इक्वल टू T इज इक्वल टू 60/2, दैट इज 30%। 30% थाइमीन हो गया और 30% ग्वानीन हो गया, डिवाइड बाय 2 कर देंगे,
ठीक है, तो 20% ग्वानिन, 20% साइटोसिन, 30% एडेनिन एंड 30% थाइमिन। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बस आपको पता होना चाहिए कि साइटोसिन ग्वानिन के इक्वल होता है और एडेनिन थाइमीन के इक्वल होता है। इतना पता है तो आप बेसिक सा मैथ्स लगा के इसको सॉल्व कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं आपको 5 सेकेंड दे रही हूँ, चलो 10 सेकेंड्स ले लो, बाद में मत बोला कि बहुत कम टाइम है। 10 सेकेंड्स हियर, इसको समझो। क्यों 30% आंसर आया है? ए प्लस टी एडेनिन और थाइमिन मिलाकर 60% है और एडेनिन एंड थाइमिन इक्वल होते हैं, तो बस डिवाइड बाय 2 कर देना है, तो आपका आंसर आ जाएगा 30%। आंसर विल बी 30%। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। बहुत ही बढ़िया से क्वेश्चंस हैं यहाँ पे। चलिए, द सीक्वेंस ऑफ अ स्ट्रैंड ऑफ डीएनए इज रिटन एज फॉलोज। बेटा इस 5 से 3 प्राइम वाला जो होता है उसको कोडिंग स्ट्रैंड बोला जाता है। ठीक है, पहले तो चलो इसकी डीएनए की आप टेम्पलेट स्ट्रैंड निकाल लो। ठीक है, तो आपने क्या किया, ये कोडिंग स्ट्रैंड दी थी। ठीक है, ये कोडिंग स्ट्रैंड हो गया जो लिखा था। इसी का कॉम्प्लीमेंट्री करोगे तो क्या आ जाएगा, ये टेम्पलेट स्ट्रैंड। कॉम्प्लीमेंट्री कैसे, यहाँ पे ए है तो यहाँ टी, यहाँ टी है तो ए, जी है तो सी, सी है तो जी, ए है तो टी, टी है तो ए। आपको पता है ए पेयर्स विद टी थाइमीन एंड जी पेयर्स विद साइटोसिन। ओके, तो कॉम्प्लीमेंट्री लिख दिया आपने। तो इन्होंने लिखा क्या है, इन्होंने बोला है कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस को 5 से 3 डायरेक्शन में लिखना है, उल्टा करके लिख दो। ठीक है, इसी की ऑपोजिट डायरेक्शन में लिख दो। जी है, देन सी है, देन टी, देन जी, देन सी। इसी को पलट कर लिख दिया है, इसी को क्या लिख दिया है, पलट कर लिख दिया है। ठीक है, ये इससे कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस है, पहले इसकी कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस बनाई फिर पलट कर लिख दिया। ठीक है, ये वाला एंड यहां चला गया, ये वाला एंड यहां चला गया, यही हमसे आंसर पूछा था, पलट कर लिख देना है बस। ठीक है, आई होप ये सबको क्लियर है। बहुत ही इजी क्वेश्चन था, बस थोड़ा सा समझने की जरूरत थी। पहले हमने उसका कॉम्प्लीमेंट्री लिखा, फिर हमने उसको पलट कर लिख दिया बस। जल्दी से देखिए, यहाँ पे मैं आपको 10 सेकेंड्स दे रही हूँ। आसान सा क्वेश्चन था, आई होप सबको क्लियर है। ये सीक्वेंस लिखने वाले क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं, बहुत स्कोरिंग होते हैं, बट हाँ इसमें गलती करने के चांसेस भी आपके बहुत ज्यादा होते हैं, क्योंकि बीच में एक भी स्किप कर दिया तो गलती हो जाएगी। तो यहाँ पे जो आपका आंसर आ जाएगा वो ये आ जाएगा, 5 से 3 पलट कर हमने इसको लिख दिया है। चलिए, इन्होंने ये क्या दिया है, एक डीएनए का स्ट्रैंड दिया है बेटा, 5 से 3 वाले को हम कोडिंग स्ट्रैंड बोलते हैं। ठीक है, तो इन्होंने ये कोडिंग स्ट्रैंड दिया है डीएनए का, इससे कॉम्प्लीमेंट्री लिख लेंगे तो क्या हो जाएगा, टेम्पलेट स्ट्रैंड। ओके, कॉम्प्लीमेंट्री लिख देंगे तो ये डीएनए के 2 स्ट्रैंड्स हो गए। अब याद रखना आपके पास 2 ऑप्शन होते हैं, कोडिंग स्ट्रैंड की बिल्कुल सिमिलर सीक्वेंस होती है एज आरएनए, तो या तो आप कोडिंग स्ट्रैंड को लिख के लिख लो, इट हैज सेम सीक्वेंस एज आरएनए, बट आरएनए हैज uracil instead of
थाइमीन। तो कोडिंग स्ट्रैंड और आरएनए की सीक्वेंस सेम होती है, बट आरएनए में यूरेसिल होता है और कोडिंग में थाइमीन होता है। तो एक ऑप्शन आपका हो गया, डायरेक्टली इसको रीड करके आरएनए की सीक्वेंस लिख दोगे, बट यहाँ पे टी हुआ तो यहाँ पे यूरेसिल होगा, बट सेम सीक्वेंस होगी। ठीक है, तो जहां जहां टी है देखो वहां वहां क्या लिखा हुआ है, यू लिखा हुआ है। आपको ऐसे सर्कल नहीं करना है, ये तो मैं आपको सर्कल करके बता रही हूँ। ठीक है, ये तो आपके पास ऑप्शन हो गया, ये आसान वाला ऑप्शन है कि कोडिंग स्ट्रैंड को रीड करके एज इट इज लिख दो, बस थाइमीन की जगह यूरेसिल लिख दो। या फिर दूसरा ऑप्शन है जिसमें थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, ये जो टेम्पलेट स्ट्रैंड है इट एक्चुअली कोड्स फॉर आरएनए, यही टेम्पलेट स्ट्रैंड है जो आरएनए के लिए कोड करता है। तो इट सीक्वेंसेस कॉम्प्लीमेंट्री टू आरएनए, आरएनए के ऑपोजिट होगी इसकी सीक्वेंस। तो ये थोड़ा मेहनत वाला काम हो जाएगा। ठीक है, तो आपके पास दो ऑप्शन है, या तो इसको बिल्कुल टीप दो, कॉपी कर दो, या इसके ऑपोजिट लिख लो। जैसे टी के सामने ए आएगा, ए के सामने यू आएगा, सी के सामने जी आएगा, जी के सामने सी आएगा। तो यू हैव टू ऑप्शन, आइदर जस्ट कॉपी दिस कोडिंग स्ट्रैंड या फिर टेम्पलेट स्ट्रैंड को पकड़ के उसके ऑपोजिट लिख दो, बट आपकी आरएनए की सीक्वेंस हमेशा 5 से 3 प्राइम होगी। ये आपका आंसर है। ठीक है, तो कोशिश करो कि कोडिंग स्ट्रैंड को ही कॉपी कर लो क्योंकि वो ज्यादा आसान रहता है। बस थाइमीन की जगह क्या लिख दो, यूरेसिल। थाइमीन की जगह क्या लिखना है, यूरेसिल। ओके, तो आंसर आपका ये हो जाएगा। उम्मीद करती हूँ कि सबको ये क्लियर है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे 10 सेकेंड्स लीजिए, समझिए इसको। फाइव सेकेंड्स मोर। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच प्रॉपर्टी ऑफ डीएनए डबल हीलिक्स लेट वॉटसन एंड क्रिक टू हाइपोथेसाइज सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। सेमी कंजर्वेटिव मोड इन्होंने थ्योरी दी थी कि जैसे ये डीएनए है तो रेप्लिकेशन के टाइम पर ये ओपन होगा और दोनों में नया स्ट्रैंड आ जाएगा। तो नए डीएनए मॉलिक्यूल में एक स्ट्रैंड नया आएगा और एक पुराना आएगा। तो इन्होंने थ्योरी दी थी और इसको जो प्रूव किया था वो किया था मेसेल्सन एंड स्टॉल के एक्सपेरिमेंट में। तो किस प्रॉपर्टी की वजह से उन्होंने ये थ्योरी दी, एक तो दो स्ट्रैंड एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री है, ए हमेशा टी से पेयर करेगा, जी हमेशा सी से पेयर करेगा। दूसरा, अगर इनके बीच का हाइड्रोजन बॉन्ड तोड़ दे तो फिर भी क्या होगा, अगर हम इनको एक स्ट्रैंड को ऐसे एक्सपोज रखे, अनपेयर्ड रखे, तो वो क्या करेगा, फ्री न्यूक्लियोटाइड्स के साथ पेयर कर लेगा, जो भी उसको अपने ऑपोजिट न्यूक्लियोटाइड्स मिलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे इन दोनों स्ट्रैंड की सीक्वेंस कॉम्प्लीमेंट्री होती है। तो ये दो प्रॉपर्टीज थी जिसकी वजह से उन्होंने ये थ्योरी दी कि डीएनए की जो रेप्लिकेशन है वो सेमी कंजर्वेटिव होती है, यानी नए डीएनए में एक स्ट्रैंड पुराना रहेगा और एक स्ट्रैंड नया रहेगा। चलिए, बहुत आसान ये क्वेश्चन था। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। चलिए, depending upon the chemical nature of DNA or RNA, the nature of nucleic acid synthesized from it, list the type of nucleic acid polymerase। यानी डीएनए और आरएनए को बनाने वाले एंजाइम को लिस्ट करो। ठीक है, तो हमें कौन कौन से पता है, चलिए देखते हैं। पहला तो डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। व्हाई टू बी राइट डीएनए डिपेंडेंट, क्योंकि डीएनए को रीड करके बनता है, इसका काम है डीएनए बनाना। डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड्स को जोड़ना ताकि डीएनए बन सके। दूसरा है डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज,
डीएनए को रीड करके आरएनए बनाने वाला. सो इट कैटेलाइज द ट्रांसक्रिप्शन ऑफ ऑल टाइप ऑफ आरएनए इन बैक्टीरिया. बैक्टीरिया में ये क्या करता है, तीनों टाइप के आरएनए बनाता है. थर्ड, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज 1. ये आरआरएनए ट्रांसक्राइब करता है कौन सा, 28S, 5.8S एंड 18S. किसमें, यूकैरियोट्स में. बैक्टीरिया को छोड़ के सब यूकैरियोट्स होते हैं. इसके बाद है डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज 2. ये प्रिकर्सन बनाता है एमआरएनए का, एचएनआरएनए. किसमें, यूकैरियोट्स में. ये तीनों हम यूकैरियोट्स की बात कर रहे हैं. देन आता है आपका डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज 3 जो टीआरएनए ट्रांसक्राइब करता है, 5S आरआरएनए ट्रांसक्राइब करता है, और SNRNA स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए किसमें, यूकैरियोट्स. ओके, एज इट इज आपको सारे यहाँ पे एंजाइम्स के बारे में लिखना है जो डीएनए और आरएनए बनाने में मदद करते हैं. ये आई एम श्योर सबने पढ़ा होगा. हम हर जगह डीएनए डिपेंडेंट यहाँ पे क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि डीएनए को रीड करके बन रहा है. ठीक है, यहाँ पे डीएनए को रीड करके डीएनए बन रहा है, और बाकी सब में डीएनए को रीड करके आरएनए बन रहा है. ओके, सो यहाँ पे आई एम गिविंग यू 10 सेकेंड्स. पढ़िए इसको, कोई तकलीफ तो होनी नहीं चाहिए. वैसे इस क्वेश्चन में बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन है. चलिए 5 मोर सेकेंड्स, 5 सेकेंड और दे रही हूँ सबको. चल, नेक्स्ट इज हाउ डिड हर्शी एंड चेस डिफरेंशिएट बिटवीन डीएनए एंड प्रोटीन इन देयर एक्सपेरिमेंट. इन्होंने बताया था कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है, तो इन्होंने किया क्या था, पहले मैं एक बार एक्सप्लेन कर देती हूँ. इन्होंने 2 वायरस लिए थे. एक में तो रेडियो एक्टिव सल्फर डाल दिया था, ठीक है, और एक में रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस डाल दिया था. तो जिसमें सल्फर डाला था उसके प्रोटीन कोट पे जाके रेडियो एक्टिविटी आई. रेडियो एक्टिव सल्फर इन प्रोटीन कोट. ठीक है, ये क्या है, बैक्टीरियोफाज. बैक्टीरियोफाज क्या होता है, वायरस को इन्फेक्ट करने वाला, बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करने वाला वायरस. ठीक है, एंड दूसरे केस में क्या हुआ, उन्होंने रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस डाला जो डीएनए में गया. फॉस्फोरस डीएनए में जाता है, सल्फर प्रोटीन में जाता है. रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस इन डीएनए. रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस इन डीएनए. तो यहाँ पे इन्होंने 2 टाइप के वायरस लिए. एक में उन्होंने रेडियो एक्टिव सल्फर डाला जो प्रोटीन में गया, और एक में उन्होंने रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस डाला जो डीएनए में गया. तो देखते हैं उनको कैसे पता लगा. दे ग्रू सम बैक्टीरियोफाज ऑन अ मीडियम दैट कंटेन्स रेडियो एक्टिव सल्फर, एंड कुछ को रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस, कुछ को रेडियो एक्टिव सल्फर में ग्रो किया. ठीक है, वायरस ग्रोन इन द प्रेजेंस ऑफ रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस कंटेन रेडियो एक्टिव डीएनए. जिसमें फॉस्फोरस डाला था उसमें डीएनए रेडियो एक्टिव हुआ, जिसमें प्रोटीन डाला था उसमें आपका बेसिकली उसमें डीएनए हुआ, और जिसको रेडियो एक्टिव सल्फर में किया था उसमें क्या हुआ, प्रोटीन रेडियो एक्टिव हो गया. तो जिसमें सल्फर डाला उसमें प्रोटीन रेडियो एक्टिव हो गया, जिसमें फॉस्फोरस डाला उसमें डीएनए रेडियो एक्टिव हो गया. उसके बाद उन्हें क्या पता लगा, इट वॉज फाउंड दैट द बैक्टीरिया विच वर इन्फेक्टेड विद द बैक्टीरियोफाज दैट हैज रेडियो एक्टिव डीएनए. जिन बैक्टीरिया को हमने उस वायरस से इन्फेक्ट किया जहां पे रेडियो एक्टिव डीएनए था, वो रेडियो एक्टिव बन गए. इसका मतलब था डीएनए ही वो चीज है जो वायरस ने बैक्टीरिया में इंसर्ट की थी. लेकिन वहां पे जहां पे हमने बैक्टीरिया को रेडियो एक्टिव
प्रोटीन वाले वायरस से इन्फेक्ट किया, तब हमें बैक्टीरिया में रेडियो एक्टिविटी नहीं दी, इसका मतलब है वायरस प्रोटीन इंसर्ट नहीं करते। ठीक है, तो जिस बैक्टीरिया में हमने ऐसे वायरस इस्तेमाल किए थे जिसमें रेडियो एक्टिव डीएनए था, उन बैक्टीरिया में रेडियो एक्टिविटी देखी गई। क्यों? क्योंकि डीएनए ही वो चीज है जो वायरस इंसर्ट करता है। और जिसमें हमने वो वायरस यूज किए थे जिसमें रेडियो एक्टिव प्रोटीन था, उसमें बैक्टीरिया में रेडियो एक्टिविटी नहीं आई, क्योंकि वायरस प्रोटीन को इंसर्ट नहीं करते। तो इसी से हर्शी और चेस को पता लगा कि डीएनए ही वो चीज है जो क्या हुई थी, ट्रांसफर हुई थी। पॉइंट बाय पॉइंट ऐसे ही बड़ा सुंदर सा आंसर लिखना है सबको। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको 20 सेकंड दे रही हूँ, इसको रीड करो, एक एक वर्ड, एक एक लाइन, एंड लेट मी नो इफ यू हैव एनी डाउट। बताओ अगर कोई डाउट है तो। चलो 10 सेकंड और। चलिए, इसके बाद बोल रहा है रेपिटेटिव और सैटेलाइट डीएनए में डिफरेंस बताओ। रेपिटेटिव सीक्वेंस समझ लो कि दोनों सेम है, बट सैटेलाइट इज अ टाइप ऑफ रेपिटेटिव सीक्वेंस। इट्स अ टाइप ऑफ रेपिटेटिव सीक्वेंस। सैटेलाइट रेपिटेटिव सीक्वेंस का ही एक पार्ट है। ओके, repetitive sequence refers to the DNA sequence containing small segments that are repeated many times। छोटे segments हैं जो बार बार repeat हो रहे हैं। and satellite DNA repetitive DNA ही है that contains highly repetitive DNA। बार बार repeat हो रहा है, यानी satellite is a type of repetitive DNA, one of the type। ठीक है, बार बार कोई पर्टिकुलर सीक्वेंस रिपीट होना। ये करती है वेरी इन लेंथ, कुछ बेस पेयर से 100 या 1000 तक जा सकती है, जबकि सैटेलाइट जो है वो कुछ शॉर्ट होती है लेंथ में एज कंपेयर टू रेपिटेटिव, एंड 100 बेस पेयर लॉन्ग हो सकती है। ठीक है, तो इस तरीके से हम ये समझ सकते हैं कि सैटेलाइट डीएनए इज अ टाइप ऑफ रेपिटेटिव डीएनए। वो क्या है? एक रेपिटेटिव डीएनए का ही टाइप है। राइट, सो डिफरेंस बिटवीन रेपिटेटिव एंड satellite DNA। चलिए 5 सेकंड दे रही हूँ यहाँ पे। चल, नेक्स्ट हो गया mRNA और tRNA में। बेटा mRNA का नाम ही मैसेंजर आरएनए है। ये ट्रांसक्रिप्शन के लिए बेसिकली क्या कर रहा है? इट एक्ट एज अ टेम्पलेट फॉर द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन। ट्रांसक्रिप्शन ही आएगा यहाँ पे, क्या आएगा? ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन के लिए कोड देता है, इसी को रीड करके अमाइनो एसिड्स को लाया जाता है। जबकि टीआरएनए इज अ ट्रांसफर आरएनए, एक्ट्स एज एन एडेप्टर मॉलिक्यूल जो अमाइनो एसिड लाता है एमआरएनए में प्रोटीन बनाने के लिए। तो एमआरएनए का काम है कि उसके पास कोड्स हैं, और टीआरएनए का काम है कि वो कोड देखकर अमाइनो एसिड लाना। ये एक सीधा मॉलिक्यूल है, इट्स अ लीनियर मॉलिक्यूल, जबकि टीआरएनए इज लाइक अ क्लोवर लीफ, इस तरीके से 5 प्राइम से 3 प्राइम, वो भी इसका सेकेंडरी स्ट्रक्चर है या 2D स्ट्रक्चर है। ठीक है, अगर 3D देखें तो हमें कुछ इस तरीके से दिखाई देता है, 3D या टर्शरी स्ट्रक्चर, इन्वर्टेड एल जैसा। नेक्स्ट इज डिफरेंट बिटवीन टेम्पलेट एंड कोडिंग स्ट्रैंड। ये दोनों बेटा डीएनए के पार्ट होते हैं। टेम्पलेट वो होता है
जो आरएनए की सिंथेसिस के लिए कोड दे, ठीक है, यानी इससे कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए बनेगा। और कोडिंग स्ट्रैंड वो है जिसके जस्ट पढ़कर क्या बनेगी, आरएनए बनेगा। ये 5, ये टेम्पलेट स्ट्रैंड जो है वो 3 से 5 होता है, ये 5 से 3 होता है। तो यहाँ पे मैं बता देती हूँ, एक रुको, AGCT, ठीक है, एंड TCGA, ठीक है। तो ये हो गया आपका कोडिंग स्ट्रैंड 5 से 3 वाला, और ये हो गया टेम्पलेट स्ट्रैंड। तो मैंने आपको बताया था अगर इससे आरएनए बनाना हो तो या तो कोडिंग के बिल्कुल इक्वल लिख दो चीज, या टेम्पलेट के ऑपोजिट लिख दो। तो मैंने कोडिंग को पढ़कर ना एक के साथ क्या आएगा, AGCT, ये क्या हो गया आपका, आरएनए हो गया। ये क्या हो गया आपका, आरएनए हो गया। AGCU, कोडिंग का बिल्कुल कॉपी करके लिख दो, या तो टेम्पलेट के ऑपोजिट लिख दो या कोडिंग का बिल्कुल कॉपी करके लिख दो। तो ये क्या हो गया आपका, आरएनए हो गया। ये क्या हो गया, आरएनए हो गया, राइट। तो टेम्पलेट स्ट्रैंड के ऑपोजिट आरएनए होगा और कोडिंग स्ट्रैंड के बिल्कुल सेम कॉपी होगी आरएनए की। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन टेम्पलेट एंड कोडिंग स्ट्रैंड। चलिए देखिए इसको, इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। आई होप सबको क्लियर है ये। विल सी नेक्स्ट क्वेश्चन, टेक 10 to 15 सेकेंड्स हियर, यहाँ पे 10 से 15 सेकेंड लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट 2 एसेंशियल रोल्स ऑफ राइबोसोम। सबसे पहले तो पता होना चाहिए राइबोसोम्स इज मेड अप ऑफ आरएनए, राइबोसोमल आरएनए, और बहुत सारे प्रोटीन से बना होता है। इसके 2 रोल होते हैं, एक तो ये जगह देता है जहां प्रोटीन बने, इसको प्रोटीन फैक्ट्रीज भी बोला जाता है क्योंकि इन्हीं के यहाँ पे प्रोटीन्स बनते हैं। एंड ये कैटलिस्ट की तरह भी काम करता है पेप्टाइड बॉन्ड बनाने के लिए ड्यूरिंग ट्रांसलेशन, अमाइनो एसिड को जोड़ने के लिए। पेप्टाइड बॉन्ड बिटवीन 2 अमाइनो एसिड्स, 2 अमाइनो एसिड के बीच में बॉन्ड बनाता है ट्रांसलेशन के टाइम पर, राइट। तो ये 2 कुछ एसेंशियल रोल है राइबोसोम्स के। बहुत आसान है, सब पढ़ रखा है आपने, आई नो। तो यहाँ पे आपको कोई तकलीफ होनी नहीं चाहिए। इसके बाद हम नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द मीडियम where E. coli growing, lactose was added, which induced the lac operon. Why does lac operon shut down after some time? लैक्टोज डालने के बाद भी क्यों बंद हो गया? तो एक बार हम यहाँ पे लैक्टोज का फंक्शनिंग देख लेते हैं। तो ओपेरॉन मतलब क्या होता है? ये डीएनए, और डीएनए में बहुत सारे जीन्स हैं और वो आपस में कोऑर्डिनेशन में काम कर रहे हैं, उसको हम लैक ओपेरॉन बोलते हैं। ये प्रमोटर है, जहां से शुरुआत होती है टर्मिनेटर पे खत्म होता है। ये आपका आई है, आई मतलब रेगुलेटरी जीन। फिर वापस से प्रमोटर आता है और वापस से बहुत सारे जीन्स आते हैं, ए, लैक जेड, लैक वाई, लैक ए, और फिर टर्मिनेटर आता है। यानी यहाँ पे 2 बार प्रमोटर है और 2 बार टर्मिनेटर है। तो क्या होता है, ये जो आई है बेटा, इसको हम रेगुलेटरी जीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेगुलेटरी जीन। ये ट्रांसक्रिप्शन करता है, फिर ट्रांसलेशन करेगा, और ट्रांसलेशन के बाद क्या करता है? रिप्रेसर प्रोटीन बनाता है, जिसका काम है ऑपरेटर पे बाइंड हो जाना और इन सब की ट्रांसक्रिप्शन रोक देना। लेकिन
यहां पे क्या था, लैक्टोज प्रेजेंट था। ठीक है, तो लैक्टोज क्या करेगा, लैक्टोज विल बाइंड टू रिप्रेसर प्रोटीन, वो रिप्रेसर प्रोटीन पे बाइंड करेगा एंड डज नॉट अलाउ repressor protein to bind to operator। वो बिल्कुल नहीं चाहेगा कि रिप्रेसर प्रोटीन ऑपरेटर पे बाइंड हो जाए। ठीक है, तो ऑपरेटर पे बाइंड नहीं हुआ तो क्या हो गया, यहां पे आरएनए पॉलीमरेज बाइंड हुआ एंड ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट हो गई। ट्रांसक्रिप्शन क्या हो गई, स्टार्ट्स। तो ये तीनों क्या करेंगे, ट्रांसक्रिप्शन करेंगे एंड ट्रांसलेशन करेंगे और अपने अपने प्रोडक्ट्स बनाएंगे। तो इस केस में हम बोलते हैं कि जीन जो है वो स्विच्ड ऑन है, जीन चालू हो गया। ठीक है, तो लैक्टोज की प्रेजेंस की वजह से उसने रिप्रेसर से बाइंड कर लिया और रिप्रेसर को बोला कि भाई तो ऑपरेटर पे बाइंड नहीं हो सकता, हियर ओ इज ऑपरेटर जीन, ओ जहां लिखा है वो ऑपरेटर जीन है। तो उसके ना बाइंड होने की वजह से ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट हो गई, ये सबको पता है। तो वो यही बोल रहे हैं कि लैक्टोज तो डाल दिया, कुछ समय तक जीन ऑन रहा लेकिन कुछ समय बाद ऑफ हो गया, स्लो डाउन हो गया, वाई। ठीक है, क्यों हो गया, तो यहाँ पे क्या हुआ आपका, आफ्टर सम टाइम व्हेन द लेवल ऑफ इंड्यूसर यानी लैक्टोज डिक्रीज होना शुरू हो जाएगी एट इट इज कंप्लीटली मेटाबोलाइज्ड बाय द एंजाइम। ये जो प्रोडक्ट बने थे बेटा, ये जो प्रोडक्ट बने थे यही लैक्टोज को यूटिलाइज कर लेंगे, विल यूटिलाइज लैक्टोज, ये लैक्टोज को ही इस्तेमाल कर लेंगे। लैक्टोज को इस्तेमाल कर लेंगे तो एक समय आएगा कि लैक्टोज की कमी हो जाएगी एंड जिसकी वजह से रिप्रेसर बनता जाएगा और रिप्रेसर ऑपरेटर पे बाइंड हो जाएगा और क्या कर देगा, ऑपेरॉन को बंद करवा देगा, ऑपेरॉन को क्या करवा देगा, बंद। तो यही बोल रहे हैं कि लैक्टोज डालने के बाद भी कुछ समय बाद ये क्यों स्लो डाउन हो गया, क्योंकि जीन ऑन होने के बाद लैक्टोज को ही इस्तेमाल किया जाता है, तो जितना लैक्टोज डालेंगे उतना इस्तेमाल हो गया और एक समय आएगा कि पूरा लैक्टोज इस्तेमाल हो जाएगा और जीन ऑफ हो जाएगा। सो दैट इज द आंसर हियर। आई होप सबको क्लियर है ये। तो पहले ये देखिए, फिर मैं लास्ट आपको जो लास्ट में मैंने बताया था पूरा लैक ऑपेरॉन वो शो कर दूंगी। 15 सेकेंड्स यहाँ लीजिए, 15 सेकेंड लीजिए, इसके बाद हम वो जो मैंने लैक ऑपेरॉन एक्सप्लेन किया था वो मैं शो करती हूँ। चलिए ये वाला देखिए, इसके बाद वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन इन 1 और 2 लाइन द फंक्शन ऑफ प्रमोटर। फंक्शन प्रमोटर जहां पे आरएनए पॉलीमरेज बाइंड होता है और ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होती है। तो प्रमोटर इज अ पार्ट ऑफ डीएनए, डीएनए का एक हिस्सा होता है। टीआरएनए आपको बता ही दिया, ट्रांसफर आरएनए, अडेप्टर आरएनए, जिसका काम होता है अमीनो एसिड को लेके आना। एक्सॉन क्या होता है, एक्सॉन आर द कोडिंग सीक्वेंसेस ऑफ डीएनए इन यूकैरियोट्स दैट रिमेन्स इन एमआरएनए, एमआरएनए तक रहती है, जबकि इंट्रॉन्स नॉन कोडिंग सीक्वेंस होती है जो एमआरएनए पर रिमूव हो जाती है। ठीक है, तो ये आपको बस 1 या 2 लाइन में लिखना था, तो आप इतना ही लिखेंगे, कहानी नहीं लिखनी है, इन 1 और 2 लाइन। ओके, चलिए 5 सेकेंड्स यहाँ दे रही हूँ।
चलिए नेक्स्ट इज यहाँ पे वाई ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट इज अ मेगा प्रोजेक्ट। इतना बड़ा प्रोजेक्ट क्यों था? एक तो 13 इयर्स लॉन्ग प्रोजेक्ट था, 13 साल चला था, लगभग 1990 से 2003 तक। इसके बाद भी कंटिन्यू होता रहा, बट फाइनली 2003 में ऑफिशियली खत्म हो गया था। Human genome project to human genome is said to have approximately 3 into 10 to the power 9, 10 to the power 9 बेस पेयर होते हैं। ठीक है, तो इसकी कॉस्ट जो आती है सबकी वो आएगी, मतलब आई थी $9 बिलियन। सोचो कितना सारा पैसा उस समय पर। फर्दर इतना सारा डेटा निकला था कि अगर उसके बुक में उसको स्टोर किया जाए तो 3300 बुक्स लगेंगी। हालांकि हमने सारे ऐसे हैंड्स रिटन डेटा नहीं लिखे थे, कंप्यूटर का इस्तेमाल किया था। ठीक है, द इनॉर्मस अमाउंट ऑफ डेटा एक्सपेक्टेड टू बी जनरेटेड, तो उसके लिए अच्छे से सॉफ्टवेयर और हाई स्पीड कंप्यूटर्स और सॉफ्टवेयर की ज़रूरत थी। एंड इसी की वजह से एक नई फील्ड आई जिसको हम बायो इन्फॉर्मेटिक्स कहते हैं, जिसमें हम कंप्यूटर साइंस का इस्तेमाल करते हैं, सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करते हैं अपने डेटा को स्टोर एनालाइज करने के लिए, राइट। सो ये नई फील्ड आई जिसको हम बोलते हैं बायो इन्फॉर्मेटिक्स, और बहुत सारा साइंटिस्ट और लेबर इसमें लगा था, मैनी साइंटिस्ट फ्रॉम मैनी फील्ड्स एंड मैनी लेबर। So these are the reason why the human genome project is known as the mega project। ये सब NCERT में दिया हुआ है, everything is written in the NCERT। चलिए नेक्स्ट, व्हाट इज डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में हम रेपिटेटिव डीएनए का इस्तेमाल करते हैं, कोई एक सीक्वेंस जो बार बार रिपीट हो रही है, लेकिन सेम सीक्वेंस है, नंबर ऑफ रिपीट सब में डिफरेंट है। हो सकता है मेरे अंदर, मेरी सेल के अंदर वो सीक्वेंस 10 बार रिपीट हो रही है, किसी और के अंदर 3 बार, किसी के अंदर 5 बार, यानी सीक्वेंस इज सेम बट नंबर ऑफ रिपीट्स आर डिफरेंट। So sequence is same in all humans, but number of repeats are different। but इसी का इस्तेमाल करके हम पता लगाते हैं, क्राइम्स सॉल्व करते हैं, मैटरनल पैटर्नल इशू सॉल्व करते हैं। तो सपोज एक मर्डर हुआ है तो उससे पता लगाते हैं कि मर्डर कौन है। एक बच्चा है, उसको 2 कपल्स बोल रहे हैं, क्लेम कर रहे हैं कि हमारा बच्चा है, तो उस टाइम पे इस्तेमाल हो सकता है। सो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में रेपिटेटिव सीक्वेंस डीएनए का इस्तेमाल होता है, और ये रेपिटेटिव डीएनए बाकी डीएनए से अलग कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ सेंट्रिफिकेशन। हम इसको सेंट्रिफिकेशन की मदद से, सेंट्रिफिकेशन क्या होता है, एक मिक्सर ग्राइंडर की तरह एक मशीन होती है, एक पर्टिकुलर स्पीड पे चलती है, घूमती है घूमती है घूमती है, भारी भरकम चीज नीचे सेटल हो जाती है, हल्की वाली ऊपर आ जाती है। तो उसके हेल्प से हम ये रिपीटेटिव सीक्वेंस को अलग कर सकते हैं, और जो ग्राफ मिलेगा उसमें हमें मेजर पीक, एक बड़ी पीक मिलेगी और एक छोटी पीक मिलेगी, और ये जो छोटी पीक है यही हमारी होती है सैटेलाइट डीएनए। सैटेलाइट डीएनए इज अ टाइप ऑफ रेपिटेटिव डीएनए, इसी का हम इस्तेमाल करते हैं। ये सीक्वेंस जनरली किसी के लिए कोड नहीं करती हैं, नॉन कोडिंग सीक्वेंसेस होती हैं, और ये बहुत हाई डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म यानी वेरिएशन दिखाती हैं। हर किसी में नंबर ऑफ रिपीट्स डिफरेंट होते हैं, नंबर ऑफ रिपीट्स आर डिफरेंट, हर इंडिविजुअल में अलग अलग रिपीट्स होते हैं। सीक्वेंस सेम होती है बट नंबर ऑफ रिपीट्स आर डिफरेंट। तो इसी का इस्तेमाल करके डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की जाती है। इसकी एप्लीकेशन है फॉरेंसिक साइंस, डिटरमाइनिंग पॉपुलेशन एंड जेनेटिक डाइवर्सिटी। फॉरेंसिक साइंस में मैटरनल पैटर्नल इशू सॉल्व करने के लिए, मर्डर क्राइम सॉल्व करने के लिए, और पॉपुलेशन और जेनेटिक डाइवर्सिटी क्या करने के लिए, डिटरमाइन करने के लिए। तो ये सब एप्लीकेशन है डीएनए फिंगर प्रिंटिंग की। चलिए यहाँ पे 10 सेकेंड दे रही हूँ आपको, इसके बाद आज का लास्ट क्वेश्चन करेंगे सॉल्व। 10 सेकेंड्स एवरीवन।
चलिए लास्ट क्वेश्चन, डिफाइन ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन मतलब होता है कॉपिंग ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन स्ट्रैंड ऑफ डीएनए इनटू आरएनए, इसको हम ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं। ठीक है, और यहाँ पे आपका क्या होता है कि एक ही टेम्पलेट, जो टेम्पलेट स्ट्रैंड है वो ही कॉपी होता है, दूसरा नहीं होगा। ठीक है, इसके बाद पॉलीमॉर्फिज्म जो मैंने आपको अभी बताया, वेरिएशन इन डीएनए अराइजिंग थ्रू म्यूटेशन एट नॉन कोडिंग सीक्वेंस। ठीक है, वेरिएशन आ गए म्यूटेशन की वजह से। सच वेरिएशन आर यूनिक टू स्पेसिफिक साइट, किसी स्पेसिफिक जगह पे ही होगी। कैन अकर ड्यू टू डिलीशन, इंसर्शन, सब्स्टिट्यूशन ऑफ बेसिस। इट कैन बी ऑब्जर्व बाय मेकिंग फ्रेगमेंट्स ऑफ डीएनए सैंपल्स, डीएनए को छोटे छोटे टुकड़ों में काट कर इनको ऑब्जर्व किया जा सकता है। एंड यहाँ पे जेनेटिक मैपिंग का बेसिस है, हम जेनेटिक मैपिंग मतलब जीन्स की जगह पता करना, और डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जेनेटिक मैपिंग मतलब जीन को एक पर्टिकुलर जगह देना, असाइन करना कि भाई दिस जीन बिलोंग्स टू क्रोमोसोम 1, दिस बिलोंग्स टू क्रोमोसोम 2। इसके बाद आता है ट्रांसलेशन, अमाइनो एसिड का पॉलीमराइजेशन, इसको हम ट्रांसलेशन बोलते हैं। ये साइटोप्लाज्म में होता है, चाहे प्रोकैरियोट हो चाहे यूकैरियोट हो। बायोइन्फॉर्मेटिक्स एक फील्ड है जहाँ पे कंप्यूटर साइंस को हम इस्तेमाल करते हैं अपने डेटा को प्रोसेस करने के लिए, स्टोर करने के लिए, एनालाइज करने के लिए, और क्रिएटिंग न्यू नॉलेज। सो यस, दीज आर द 4 टर्म्स जो हमें एक्सप्लेन करने के लिए बोली थी। तो ये आज के लिए लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद ऑफ कोर्स होमवर्क के लिए आपको कुछ क्वेश्चंस मिलेंगे, जरूर मिलेंगे। ऐसा हो सकता है कि मैं होमवर्क के लिए क्वेश्चन ना दूं, तो आपको होमवर्क के लिए भी क्वेश्चंस मिलेंगे। पहले इसको पढ़िए, 15 सेकेंड्स दे रही हूँ। Ten seconds more, everyone. चलिए, इसके बाद आज का होमवर्क, ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपको सॉल्व करके लाने हैं। क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3 एंड क्वेश्चन 4। दीज आर द 4 क्वेश्चंस जो आपको करके लाना है। फटाफट से लिखो, क्वेश्चन आंसर करके लाने हैं इसके सबके, बिल्कुल भूलना नहीं है। ये 4 क्वेश्चंस आपको करके लाने हैं होमवर्क में। चलिए, वैसे आप वीडियो को रोक के ये क्वेश्चंस लिख सकते हैं। चलिए, थैंक यू एवरीवन, प्यारे बच्चों। आई होप आपको हर चीज़ क्लियर है, कैसे आपको आंसर लिखना है, कैसे आप ज़्यादा स्कोर कर सकते हैं, राइट। तो नेक्स्ट टाइम मिलेंगे नए चैप्टर के साथ, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। टिल देन टेक केयर एवरीवन, बाय।